नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंदौर हुआ सिरमौर भाजपा का बना महापौर। इस विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे बीच मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश जोयल जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच प्रवीण खारीवाल जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार और पहले ही दिन से पूरे चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए थे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच कीर्ति राणा जी मौजूद है, जो कि ग्राउंड जीरो से इंदौर नगर निगम चुनावों पर नजर बनाए हुए थे। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि 5वीं मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इंदौर नगर निगम में। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए इंदौर की जनता ने एक बार पुनः इस बात पर मुहर लगा दी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम जनता के दिलों पर राज करती है। शायद यही कारण है कि तकरीबन 1,33,000 मतों से अपना मित्र पुष्यमित्र जो है महापौर बन करके इंदौर नगर निगम में काबिज हो रहे हैं 100% बहुमत के साथ में। विषय पर चर्चा करेंगे। राजेश जोयल जी, क्या कमी रह गई, क्या लगता है? अच्छा चुनाव लड़ रहे थे संजय शुक्ला, सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियों में बने हुए थे। चुनाव भी अच्छा लड़ा, दमदारी से लड़ा, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, कैसे देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि संजय शुक्ला ने अच्छा चुनाव लड़ा। आखिर तक उनकी हवा भी रही और उन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी अच्छी कर ली। मतलब शहर के नेता भी हो गए पूरे शहर के वो जी। लेकिन उनके चुनाव के पीछे एक मैनेजमेंट भी था। वो मैनेजमेंट पैसे का भी था, पैकेज का भी था, और जो उन्होंने खर्चा किया जी। सारी वार्डों के अंदर अपने उनके खुद के महापौर चुनाव के लिए, उसका भी एक असर था। लेकिन वो चुनाव जीतेंगे इसका कोई गणित या कैलकुलेशन कहीं से कहीं तक नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि इंदौर जो है भाजपा का एक मजबूत गढ़ है। आप देखोगे कि बीते 9 लोकसभा चुनाव लगातार भाजपा जीती है। 8 चुनाव ताई ने जीते, पिछला चुनाव शंकर लालवानी ने जीता, जो कि 5.5 लाख मतों की जीत के साथ। इसके अलावा ये 5वें महापौर पुष्यमित्र जो भाजपा के लगातार जनता द्वारा चुने गए हैं। और पिछला चुनाव भी नगर निगम का हुआ था, उसमें 3.25 लाख से जीती थी मालिनी गौड़। तो एक बड़ा अंतर था, बड़ा गड्ढा था। उसकी भरपाई संजय शुक्ला किसी भी सूरत में कहीं से भी नहीं कर पाते। ये जरूर है कि लीड का आधा विश्लेषण अलग अलग कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी हो सकती है, 1.5 लाख तक भी हो सकती है। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव की जीत, उनकी खुद की व्यक्तिगत जीत तो ठीक है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि पता नहीं पहले ही टिकट मिला था। ये सत्ता, संगठन और संघ की जीत है, क्योंकि भाजपा का संगठन बड़ा मजबूत है, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर एक कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला, इंदौर आए, आखिरी दिन उन्होंने रोड शो किया, उन्होंने खुद में माहौल बनाया। और संघ, आखिरी के 3-4 दिन संघ ने ही मेहनत की। हालांकि कहा जा रहा था कि संघ जो है इस छोटे चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन चूंकि पुष्यमित्र का टिकट जुड़ा हुआ था संघ से भी, तो आखिरी के 3-4 दिन संघ भी घर घर पहुंचा। चलिए ठीक है। प्रवीण खारीवाल जी, कैसे देखते हैं आखिरकार क्या कारण है कि लंबे अरसे के बावजूद कांग्रेस जो है लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा रही, मतलब वो भरोसा नहीं कमा पा रही जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर रखा है? देखिए, सबसे आम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम परस्त होने का एक धब्बा लग गया है। सीधा सीधा मैं आपको एक कारण बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आम मतदाता, या मैं कहूँ कि नया मतदाता या महिला मतदाता, उनके मन में ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। अब ऐसा होने के पीछे बहुत सारी वजह है, कोई एक दिन में ये राय नहीं बनी है। अनेकानेक घटनाक्रम होते हैं, कई अवसर ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। बड़ा कड़वा एक सच मैं बोल रहा हूँ। और उसी की वजह से कहीं न कहीं धीरे धीरे कांग्रेस आम जनता से दूर होती जा रही है। हाँ, बाकी दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई है और केंद्र सरकार की विफलता है, अलग मुद्दों पर मसले हैं। लेकिन ये एक सबसे बड़ा मसला है जो नए मतदाताओं को प्रभावित करता है। अब इसके बाद 1-2 बातें और हैं छोटी छोटी। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहता है उसको खुद को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना पड़ता है। और विशेषकर ये समस्या इंदौर में कई चुनावों से देखने को हमको मिलती है। तो ये सब चीजें हैं। गलतफहमी का शिकार हुए संजय शुक्ला। गलतफहमी ये कि रमेश मेंदोला मदद करेंगे हमें विधानसभा 2 से, हो सकता है जो लीड पहले रही वो कम होकर 8-10 हज़ार तक सिमट जाएगी।
विधानसभा 1 में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि 40,000 50,000 मतों से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव मैंने जीता है, खूब भजन भंडारे मैंने करवाए हैं, जैसे 2 नंबर में होते हैं, अयोध्या की यात्राएं मैंने करवाई हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो भी पूरे चुनाव का मैनेजमेंट संभाल रहा था उसने बहुत अच्छी गलतफहमी में ढाल रखा था संजय को। प्रियंका देखो, गलतफहमी का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस पूरी गलतफहमी में थी। जी मैं आपको एक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा हुई, वो इस हद दर्जे के गपोड़े थे निकले। जी मैंने पूछा कितने से जीतेंगे, बोले 1.5 लाख से जीतेंगे। ठीक है। और पार्षद बोले 70 पार्षद। जी मतलब आप और हम जब सब ग्राउंड लेवल पे हर वार्ड में घूम रहे थे, हर नेता से बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे, तब ये स्थिति थी। जहाँ तक और गलतफहमी का सवाल है, संजय शुक्ला को गलतफहमी ये हो गई कि मैं जब 1 नंबर जीत गया हूँ तो मैं ये इंदौर महापौर का भी चुनाव जीत जाऊँ। तीसरी गलतफहमी ये कि संजय शुक्ला का जो लोग भी चुनाव संचालन कर रहे थे या जो उनके सलाहकार थे या जो जो management उनके रहे, मददगार वो थे, जी, है ना, जी वो लोग भी इतने परिपक्व नहीं थे। बिल्कुल ठीक। आप जितने नेताओं की बात कर लें, सज्जन वर्मा को ले लें, सत्यनारायण पटेल को ले लें, ये ठीक है इन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इंदौर की जो ज़मीन तैयार हुई है, राजनीतिक ज़मीन, उसको ये लोग पहचान नहीं पाए। अब विजय लक्ष्मी साधो, उनका यहाँ इंदौर से सीधे राजनीति से क्या ताल्लुक है? उनको बागडोर दे दी, 2 बार आई, 3 बार आई, मिली जुली और रवाना हो गई। नहीं, आज भी तो बस कार्यकर्ताओं से मिली और रवाना हुई। कार्यकर्ताओं से भी पूरी तरह नहीं मिली, ग्राउंड लेवल पे तो किसी वार्ड में जाके मिली हो। फिर संजय शुक्ला के साथ में मजबूरी हो गई कि वो यहाँ अकेला चुनाव लड़ रहा था। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि भाजपा के भरोसे भार्गव ने चुनाव लड़ा जी और कांग्रेस के भरोसे, संजय शुक्ला के भरोसे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ये जमीनी फर्क। मैं आपकी इस बात को काटती हूँ कि इंदौर की जनता ने स्वयं ही भाजपा को चुना। किसी भी एक व्यक्ति को, राजेश जी, किसी भी एक व्यक्ति को जीत के चेहरे का ताज भी नहीं पहनाया जा सकता कि रमेश मेहंदोला ने बहुत अच्छी मेहनत की या मालिनी गौड़ ने बहुत अच्छी मेहनत की। मैं तो ये मानती हूँ कि मजबूरी भी है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी ने आपको बीते सालों में इतना कुछ दे दिया है कि आपको मेहनत करना लाजमी भी है। कैसे देखते हैं राजेश जी? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। इंदौर में एक तो भाजपा का गढ़ है, नंबर 2 इंदौर नगर निगम ने जो काम किए हैं, आप बताइए, लगातार 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर रहा। आज देश दुनिया में इंदौर नगर निगम का नाम है और भी अलग अलग मोर्चों पे इंदौर नगर निगम ने उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि इंदौर की जनता उस नगर निगम के खिलाफ वोट देगी जो कि लगातार 5 बार सफाई में नंबर 1 रहा है। आज आवारा पशु की समस्याओं या तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगे। आज देश दुनिया के लोग इंदौर आते हैं, हम रोजाना देखते हैं, अलग अलग दल आते हैं, कभी कोई कहीं का महापौर आ रहा है, कहीं का कमिश्नर आ रहा है, कहीं का अलग अलग दल आ रहा है। तो जो इंदौर को जनता ने स्वच्छ बनाया और मेहनत की, उसी इंदौर के नगर निगम के खिलाफ नेगेटिव वोटिंग लोग कैसे करते हैं? उसका पूरा का पूरा भाजपा को जो है उसका श्रेय मिला, क्योंकि भाजपा की लगातार महापौर रहे, परिषद नगर निगम में लगातार बीते 20 सालों से भाजपा की रही, आने वाले 5 साल भी भाजपा की रहेगी। तो इसका फायदा पूरा भाजपा को मिला। संगठन, संघ, सत्ता तो साथ में थी से। पीली गैंग खूब नारा लगाया गया संजय शुक्ला के माध्यम से कि पीली गैंग से आज़ादी दे दूंगा। ये तो वही पीली गैंग थी, जनता की मदद कर रही थी, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो। जनता तो आज बहुत खुश है ना कि घर से कचरा लेकर के कोसों दूर जाना नहीं पड़ता, लोगों के घर पे कचरा गाड़ियाँ आ रही हैं, तो लोगों को तो सुलभता हुई पीली गैंग से। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित किया और जनता भ्रमित हुई नहीं। और दूसरी बात देखें तो विनिमितीकरण का जो विषय उठाया, तो आम जनता ये समझती है कि ये विषय महापौर का होता नहीं। मतलब अब जनता बेवकूफ़ बनती नहीं है। प्रवीण खलवाल जी, बिल्कुल पीली गैंग की जहाँ तक बात है, खूब चला ये जुमला, और मैं समझता हूँ कि पीली गैंग से प्रभावित वो लोग होते हैं जो अवैध काम करते हैं। आप एक बात समझिए, यदि कोई व्यवस्थित कचरा दे रहा है या ठीक से दुकान लगा रहा है तो पीली गैंग उसका कुछ नहीं करेगी। जो लोग सड़कों पर कब्जे करते हैं या अवैध ठेले लगाते हैं, यदि ऐसे में उनको नगर निगम प्रशासन से निर्देश मिलते हैं कि इन्हें हटाइए, इन्हें उठाइए, तो वहाँ पर ज़रूर नगर निगम की गाड़ियाँ जाती है और लोगों ने उसको पीली गैंग का नाम दिया। आप भाई अच्छे से आप काम करिए, नियम से चलिए, नियम से ठेले लगाइए, जहाँ पर आपको दुकान लगाने की अनुमति नहीं है उन फुटपाथों पर कब्जा मत कीजिए। तो पीली गैंग की क्या हैसियत है कि वो आपको आके छेड़खानी करेगी। लेकिन अपने यहाँ तो चूँकि लोग अधिकार समझते हैं अतिक्रमण को, तो वो रहा। बाकी अधिकांश लोगों को तो इस पीली गाड़ियों से कोई सीधा लीजिए ही नहीं।
कीर्ति राणा जी, कैसे देखते हैं कोविड में जो कि सक्रियता रही संजय शुक्ला की, कई बार बौखलाहट में काफी कुछ बोला भी संजय शुक्ला ने, ऐसा नहीं, लेकिन पुष्यमित्र बहुत शालीनता से चुनाव लड़ते गए। उन्होंने कहीं भी कटाक्ष नहीं किया संजय शुक्ला को, कहीं भी अग्रेशन नहीं दिखाया, या भाजपा का कोई घमंड उनके व्यक्तित्व में नजर नहीं आया कि क्योंकि इतने लंबे समय से हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी, मतलब कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ रहे थे, शालीनता के साथ, सादगी के साथ। कैसे देखते हैं? मैं इस मामले में दोनों दलों के प्रत्याशियों को शहर की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि ये ऐसा चुनाव रहा जिसमें जुबानी हमले घातक नहीं हुए। ठीक है, हुए हमले हुए, करना चाहिए, लाजमी भी, लेकिन जिस स्तर की कल्पना हम अभी राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, उसके बाद में संसद में भी ये पारित किया गया कि ये कुछ शब्द रिकॉर्ड से निकाले जाएंगे और नहीं शामिल किए जाएंगे। उस हिसाब से इंदौर का चुनाव बड़ी सादगी से, संयत भाषा से लड़ा गया। जहाँ तक आपने इसके पहले जो पीली गैंग वाली बात कही, तो पीली गैंग की यदि बात करें तो 2 नंबर इलाका ऐसा था जहाँ ये माना जाता है कि नगर निगम के अधिकारी काम ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो जैसी मनमर्जी वैसी चली, है ना, यही बोला जाता है कि 2 नंबर में तो जैसा रमेश मेंदोला चाहेंगे वैसे ही होगा और कुछ नहीं हटेगा। लेकिन अब आप देखिए कि आप किसी भी रोड से निकल जाइए, ना वहाँ आपको ठेले वाले दिख रहे हैं कब्जा करने वाले, ना सब्जी वालों का कब्जा है, ट्रैफिक व्यवस्थित चल रहा है। यदि पीली गैंग का ही आतंक होता तो सबसे पहले मुझे लगता है कि 2 नंबर के विधायक के नेतृत्व में हजारों लोग नगर निगम को घेरते कि साहब पीली गैंग का आतंक है। पीली गैंग का काम अच्छा था। और जहाँ तक कोविड काल में संजय शुक्ला के काम की बात है, तो न सिर्फ कोविड काल में काम किया उन्होंने, पूरे अपने विधायक काल में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी खूब काम किया, लोगों को यात्राओं पर ले गए, भोजन भंडारे किए, सावन में किया। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। संजय शुक्ला को आशीर्वाद मिला है सबका, लेकिन वो आशीर्वाद, ये कहना चाहेंगे कि पैसों को खर्चा करने से कभी भी चुनाव नहीं जीते जाते राजेश गोयल जी। जनता की नब्ज टटोलनी पड़ती है। अगर अयोध्या यात्राएं करवाने से और केवल दाल बाफले की पार्टी से अगर चुनाव जीते जाते तो शायद कांग्रेस के पास बहुत से ऐसे बड़े नामचीन चेहरे हैं जो शायद कोई चुनाव हारे ही ना, भले सत्यनारायण पटेल की बात करें, या चलिए अब तो अगला चुनाव सांसद का लड़वा दीजिए, विशाल पटेल को लड़वा दीजिए, कोई कमी नहीं है इनके पास। मतलब पैसों से कुल मिला के चुनाव नहीं जीता था। जनता आपके वादों पर कितना एतबार करे, ये बड़ा विषय, कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा 1 में संजय शुक्ला ने लगातार काम किया। ये सारे भोजन भंडारे, यात्राएं, कथाएं, दाल बाफले की पार्टियां 1 नंबर में हुई है। ये पूरे शहर में नहीं हुई है। शहर के सारे लोगों को उन्होंने कोई यात्रा कराई है, वो अपनी विधानसभा में मजबूत की है और उन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट। मतलब उनके पास एक मतदाता का रिकॉर्ड है, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वो ठीक है, लेकिन जब वो नगर निगम की बात करते हैं, महापौर के चुनाव की बात करते हैं, तो वो चुनाव थोड़ा अलग हो जाता है। वो चुनाव इसलिए अलग हो जाता है कि यहाँ पर जो है नगर निगम के काम है, नगर निगम की उपलब्धियाँ हैं, भाजपा का अपना जो है वो एक और इससे बड़ा सवाल एक और ये है कि जनता को ये भी पता है कि चूंकि केंद्र में और राज्य में सरकार भी भाजपा की है, तो इंदौर का महापौर क्या कर लेगा? आगे अगर संजय शुक्ला चुनाव जीत जाते हैं तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो काम कर सकते थे? नहीं कर सकते। ऐसे महापौर की जहाँ पर सारे अधिकार निगम कमिश्नर से लेके सरकार के पास है, क्योंकि वो कैसे काम कर पाए? बड़े नियम की तब्दीली तो वाकई में संजय शुक्ला की बस क्या है। हालांकि किसी मतलब आमतौर पर किसी भी महापौर की बस की नहीं होगी अपनी ही विधानसभा हार जाना। कैसे देखते हैं प्रवीण धारीवाल जी पहले दिन से, क्योंकि संजय शुक्ला इस बात को लेकर के तो बिल्कुल अलर्ट थे कि मैं मेरी विधानसभा से तो अच्छी लीड के साथ चुनाव जीत जाऊंगा, परंतु जो उनके चेहरे का नक्शा बता रहा था काफी गमगीन और काफी भावुक भी नजर आ रहे थे, क्योंकि अपनी ही विधानसभा 20,000 मतों से हार गए संजय शुक्ला। अब तो 2023 की भी टेंशन उनको हो जाएगी। बिल्कुल, प्रारंभिक अनुमान में वो मान के चल रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से तो वो जीतेंगे सही, 3 नंबर और 5 नंबर से भी जीतेंगे। हालांकि इसमें एकमात्र 5 नंबर विधानसभा ऐसी रही जहाँ से वो जीते हैं, लेकिन 1, 3, 5 तो वो अपनी मान के चल रहे थे और 4 को माइनस में मान के चल रहे थे, 2 को माइनस में मान के चल रहे थे, लेकिन 2 से उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ हमको उतना बड़ा गड्ढा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उनका एक अनुमान था कि 1, 3, 5 में अच्छी बढ़त मिलेगी, वो 2, 4 से कहीं न कहीं समाहित हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपने एक बात कही उसमें एक महत्वपूर्ण रोल 85 उम्मीदवारों का भी रहा। बिल्कुल ठीक। संजय शुक्ला कई जगह इसलिए भी डिफीट खाए कि उनके साथ जो जोड़ीदार था वार्ड में वो बेहतर नहीं था, या नेताओं की रास्ता कच्ची के बाद तो खामखा उनने भी बहुत हद तक प्रभावित किया।
कई वार्डों में ऐसे रहे कि जहाँ कांग्रेस के पूर्व विधायक और हारे हुए प्रत्याशी और शहर अध्यक्ष ने जीत करके जी बेफिजूल लोगों को चुनाव मैदान में लड़ाया और वो लंबे लंबे अंतरों से चुनाव हारे। ठीक है कीर्तिराज जी, अपनी अपनी जो क्षेत्र जहाँ से लोग चुनाव पहले हार गए थे भले से, पर वो लोग भी उतने सक्रिय थे नहीं। अगर उतना साथ भी अगर संजय को मिला होता तो शायद इतनी मतलब भयानक हार नहीं होती। 40-50 हजार की हार तो हम भी मान करके चल रहे थे पहले दिन से, क्योंकि चुनाव तो किसी हालत में संजय शुक्ला पहले दिन से ही नहीं जीत रहे थे। क्योंकि राजेश गोयल जी ने बताया कि भाजपा का गढ़ है ये, इस किले को ढहाना इतना आसान अभी मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 10 सालों में भी ऐसा होगा कि कांग्रेस का मेयर यहाँ से चुनाव जीते। कैसे देखते हैं? विधानसभा क्षेत्रों के जो कांग्रेस के नेता थे जी वो बाद में तो फूफा जी हो गए थे, शादी ब्याह में जैसे फूफा जी होते हैं जी, नाराज हो ना, जाते बात में नाराज हो जाना। वो फूफा जी होने से ये हुआ कि शुक्ला को ये लगा कि ये सब मेरे साथ में है जी, और उनको लगा कि हमें तवज्जो नहीं मिल रही है। बिल्कुल ठीक। जबकि संजय शुक्ला ने हर वार्ड में पैसा भी खर्चा किया पार्षदों के लिए और अपने लेवल पे वो भटके भी सही, सबको एकजुट करने की भी कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की खासियत ये है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच लेता है कि हमें जीतना है तो कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता सोच लेते हैं कि हमें टांग खींचना है तो फिर कांग्रेस नहीं जीतती। मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट की कमी थी, एकजुटता का अभाव था कांग्रेस की। जहाँ तक बात है तो संजय शुक्ला ने ये भ्रम कैसे पाल लिया कि वो 1 नंबर से लीड ले लेंगे। वहाँ नाराजगी सुदर्शन गुप्ता से थी लोगों की, लेकिन भाजपा से नहीं थी। बीजेपी के पार्षदों से नाराजी नहीं थी, भाजपा से नाराजी नहीं थी। जी, और सुदर्शन गुप्ता भी जानते थे कि यार ये 8000 की लीड इनने ली थी संजय शुक्ला ने, तो मुझे इसको बढ़ा के बताना है, ये बताना है कि साहब ये मेरे कारण बीजेपी को एक यहाँ लीड मिली है, ना कि जैसे कि प्रयास किए गए थे अंतिम दिनों में, चुनाव के अंतिम दिनों में कि कमलेश खंडेलवाल को लिया साहब तो वो भोजन भंडारे का संजय शुक्ला का तोड़ रहेगा, यात्रा का तोड़ रहेगा तो एकदम वोट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सुदर्शन गुप्ता ने खासियत ये करी कि उसने कमलेश खंडेलवाल को पार्टी में तब तक मना करवा दिया कि जब तक चुनाव नहीं निपट जाए। जी। चलिए आपको इस जगह पर मैं यहाँ रोकना चाहूंगी कि सुदर्शन गुप्ता ने पूरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कुल 17 वार्ड है राजेश गोयल जी, किसी भी वार्ड की जिम्मेदारी सुदर्शन गुप्ता ने नहीं उठाई थी। महेश चौधरी जिन्होंने प्रीति अग्निहोत्री को चुनाव हराया, वो व्यक्ति पूरा चुनाव अपने दम पर जीत कर जाया। कहीं सुदर्शन ना तो साथ में नजर आए, ना कोई रोड शो करवाया सीएम का। ऐसे ही अन्य वार्डों की भी सेम परिस्थिति थी। केवल अश्विनी शुक्ला को अगर हटा दिया जाए तो अन्य जितने भी 16 वार्ड थे सभी पार्षद प्रत्याशी अपना चुनाव अपने दम पर लड़ रहे थे। कैसे देखते हैं? इस बार शहर की जनता इस मामले में थोड़ी जागरूक भी है, समझदार भी है। उसको ये बताएं कि वो चुनाव किसका कर रही है। हम विधानसभा की तुलना अगर करेंगे नगर निगम चुनाव की तो थोड़ा सा अलग होगा। जी, मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा 1 की जनता संजय शुक्ला को पसंद करती है विधायक के रूप में, जी, लेकिन महापौर के रूप में भी वो उसको वोट देगी तय नहीं है। इसी तरह से सारी विधानसभा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जनता ने जो है वो भाजपा को और नगर निगम के कार्यों को चुना है जी, महापौर के चुनाव को लेकर। ठीक है। तो संजय शुक्ला को अगर गलतफहमी थी कि मुझे 30-40 हजार की लीड 1 नंबर से मिल जाएगी, जो कि संभव नहीं थी। जी, 10-5 हजार तक की तो ठीक है, चलो मान सकते थे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर जितने बड़े गड्ढे थे उसको कैसे पाटेंगे। जी, वो सबसे चमत्कारिक काम किया राहुल ने, जी, जहाँ 33,000 की लीड 33,000 की लीड थी, बिल्कुल। क्योंकि सबसे छोटा क्षेत्र है वो, जाके मात्र 8 बाकी वार्ड है। जी, 8 वार्डों में सबसे ज्यादा 33,000 की अगर परसेंटेज की हम बात करें अगर वोटिंग तो उसको निकालते जी। हैं तो सबसे बड़ी लीड राहुल की है। नहीं सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी प्रवीण खारीवाल जी की जो 80 और 81 नंबर जो 2 वार्ड थे, एक वार्ड ऐसा जहां से बबलू शर्मा 81 नंबर से चुनाव जीतते हैं, वहां 8,000 मतों से तो वो स्वयं ही चुनाव जीते हैं। मतलब ये 2 वार्ड अगर मिला के देखें तो आधी लीड जो 33,000 की लीड है, वो आधी लीड तो इन्हीं 2 वार्डों से पुष्पमित्र भार्गव को मिल गई थी, 80 नंबर और 81 नंबर से। चलिए MIC पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़े चेहरे जो चुनाव हारे हैं प्रवीण खारीवाल जी, जिसमें भाजपा से चंदूराव शिंदे एक बड़ा नाम है, छोटे कैलाश जी माने जाते हैं वो इंदौर शहर के, वो चुनाव हार गए। छोटे यादव जो वर्तमान में विधायक हैं, ऐसे लोगों को चुनाव हराया है, ऐसा व्यक्ति चुनाव हार देता है। मतलब चुनाव बड़े रोचक थे। प्रीति अग्निहोत्री एक बड़ा नाम, अग्निहोत्री परिवार का वर्चस्व उसी क्षेत्र में, सालों से अग्निहोत्री परिवार के पार्षद रहे, ऐसे बड़े किले ढहा दिए गए। मतलब बड़ा रोचक रहा चुनाव ये। देखिए जो 2-3 नाम आपने लिए हैं जी, इसमें बोल वचन जो हम इंदौरी भाषा में कहते हैं उसका काफ़ी रोल रहा है। ठीक है। चंदू शिंदे या अग्निहोत्री परिवार, इनकी जो बोल वचन तो लोगों ने खारिज किया है जी, और
रही बात MIC का, आपने जिक्र छेड़ा जी, है, MIC। तो निश्चित तौर पर पुष्यमित्र भार्गव का मंत्रिमंडल बनेगा, जिसे हम लोग महापौर परिषद कहते हैं। जी और नियम से इसमें 10 लोग सदस्य बनते हैं, 10 लोगों का एक मंत्रिमंडल होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मोटे मोटे तौर पर तय करा है कि 1 नंबर, 3 नंबर और रऊ से एक MIC मेंबर रहेगा, और 2 नंबर और 4 नंबर से और 5 नंबर से 2 MIC मेंबर रहेंगे। ऐसा एक मोटी मोटी सहमति जी बनी, और इन बन सब के ऊपर एक सभापति का जी, पद रहेगा ठीक है। जो परिषद का संचालन करेगा। जी तो इसके लिए अब गुटी स्तर पर संतुलन बैठाना, हार जीत का आकलन करना, ठीक है। कुछ नए लोगों को मौका देना, पुरानों को घर बैठाना, ये सब चीज़ें चलेगी। और अगले 6-7 दिनों में जी पुष्यमित्र भार्गव जी का पद ग्रहण समारोह भी होगा, और ठीक उसके 10 से 15 दिन बाद महापौर परिषद आकार लेगी। कीर्ति राणा जी महज 41 वर्षों के हैं पुष्यमित्र, मतलब एक स्मार्ट और एक बोला जा सकता है यंग चेहरा है इंदौर का मेयर। अब बोला जा सकता है कि एक युवा इंदौर तैयार होगा अगले 5 सालों में। क्या लगता है MIC में भी इसी प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी भारतीय जनता पार्टी, कि जितने युवा है या यंग है, भले वो 1-2 बार का चुनाव जीते हुए हो या ना हो, पहला ही चुनाव क्यों ना हो, पर यंग फ्रेश चेहरों को MIC में अवसर दिया जाए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ तो अनुभवी पार्षद जो 2-3 बार जीत चुके हैं, जी जैसे राजेंद्र राठौर हुए, जी मुन्नालाल यादव हुए, बाकी वार्डों में कुछ जीते, तो इनको मौका देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, विधानसभा 2 की बात कर रहे थे, क्योंकि आप जो है ज्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं विधानसभा 2 में, और आपका ज्यादा स्टडी भी है वहाँ पे। क्या लगता है 2 नंबर से जो बड़े चेहरे चुनाव जीते हैं उसमें मुन्नालाल यादव है, जीतू यादव की लीड बहुत ज्यादा है, अच्छे बहुमतों के साथ लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है उनको। विधानसभा 2 से राजेंद्र राठौर चुनाव जीत करके आए हैं। पूजा पाटीदार जो है भाभी जी की बड़ी नजदीक है, आशा भाभी की, आशा विजयवर्गीय की, तो वो भी एक बड़ा नाम है। जीतू क्या कहते हैं, पूजा पाटीदार। क्या लगता है कौन 2 चेहरे ऐसे होंगे जो MIC के लायक? मुन्नालाल यादव और राजेंद्र राठौर, राजेंद्र ये 2 मुझे ऐसे चेहरे लगते हैं। पूजा पाटीदार का जहाँ तक सवाल है, तो जीत गई, ये बड़ी बात है। अच्छा, मतलब आप क्योंकि- पूजा पाटीदार से तो सहमत नहीं होते? नहीं, मेरे सहमत असहमत, मैं तो अपनी राय बता रहा ठीक है, हूँ, ठीक लेकिन जहाँ तक अनुभव का सवाल है, ठीक है राजेंद्र राठौर हो सकता है सभापति हो जाए। जी। मुन्नालाल यादव ठीक है, वो एक तरह से बस जीत ही गए। तो उम्र का भी तो पहरा है। हाँ, सबसे उम्र का बुजुर्ग पहरा है, जो उम्र का पहरा है। पार्षद वो हाँ। मुन्नालाल यादव है। कैसा लगता है राजू जी, इतने बुजुर्ग सभापति व्यक्ति के लिए शायद मुन्नालाल यादव का नाम आएगा। ठीक है राजेंद्र राठौर सभापति रह चुके हैं पहले। जी मुन्नालाल यादव का शायद नाम चल भी रहा था बीच में, जब जी, ये जी। चुनाव परिणाम नहीं आए थे उसके पहले, क्योंकि 2 नंबर वाली खासियत है कि वो मंत्रियों ने पहले बना लेते हैं। जी, अपना मंत्रिमंडल तो फिर वो बना ही लेते बना हैं। लेते जी हैं, जी, टिकट के साथ ही तय कर देते हैं कि वो कि फलाना MIC आया कौन है। रहेगा। अरे सर, नंबर प्लेट, डिपार्टमेंट वो भी तय हो नेम जाती है, प्लेट भी तैयार हो गई होगी MIC की, वो इसकी डिपार्टमेंट भी तैयार हो संभावना जाती है, है। डिपार्टमेंट भी ये मिलेगा जी। जो अच्छे बनाई का डिपार्टमेंट है, जी वो चाहे जनता विभाग हो या वित्त विभाग हो, चाहे IT विभाग है, ठीक है तो इसको लेकर खिंचतान अवश्य बचेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार काफी संख्या में जो पुराने जो चेहरे हैं वो भी चुनाव जीत के आए जी हैं, नए चुनाव जीत के आए हैं। पुष्यमित्र भार्गव का अपना खुद का भी होल्ड रहेगा, बिल्कुल ठीक। वो भी पढ़े लिखे हैं, थोड़े से उनका भी एक अपना रहेगा कि उनकी टीम को खुद बनाए। जी। अब देखना ये होगा अगले मतलब जो अगले 4-5 दिन में एनालिसिस करेंगे चुनाव परिणाम सांसद का कोटा भी चलेगा। बिल्कुल उसके ठीक। हाँ। उसके बाद फिर हम- उस पे आ रही हूँ मैं। उसके जी बाद फिर हम MIC पे करेंगे डिस्कशन, अखबारों ठीक। में, मीडिया के लोगों का ही काम बचेगा फिर ठीक है। कि वो MIC में आएगा, किसको क्या डिपार्टमेंट चलिए फटाफट ले लेते हैं। विधानसभा 1 से 4 प्रमुख चेहरे। कीर्ति राणा जी, निरंजन सिंह चौहान अच्छे बहुमतों से चुनाव जीते, अच्छा आशीर्वाद मिला जनता का। वार्ड क्रमांक 7 भावना मनोज मिश्रा, CM का डायरेक्ट टिकट था ये, उनके इंटरफेरेंस से टिकट मिला था, सिंगल हैंडेड टिकट था ये, तो भावना मनोज मिश्रा। अगला नंबर आता है कमल वाघेला, जो भारतीय जनता पार्टी से सिंगल हैंडेड अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और मांगीलाल रेडवाल जैसे प्रत्याशी को चुनाव हराते हैं और अच्छे वोटों से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अश्विनी शुक्ला जो है, पूर्व में भी 2 बार वो MIC का मेंबर रहे। क्या लगता है इन 4 में से किसकी किस्मत, किसकी लॉटरी खुलेगी? मुझे लगता है कमल वाघेला जी शायद बाजी मार जाए, जी या फिर अश्विन शुक्ला। अश्विन शुक्ला नहीं, अश्विन शुक्ला तो जैसे पहले रह चुके हैं, तो हाँ, शायद पहले रह इसमें चुके कुछ हैं। बनता है। हाँ, निरंजन सिंह चौहान या फिर अच्छा नाम है, निरंजन- पहले भी निरंजन सिंह चौहान भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे कमल वाघेला पे इसलिए लग रहा है कि उसने मांगीलाल रेडवाल जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, और उसने तो निर्दलीय होकर चुनाव इसलिए लड़ा कि मैं तो जीते जाऊंगा, जी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। तो चलिए वहाँ विधानसभा 3 क्या लगता है प्रवीण खारीवाल जी? मनीष मामा फिक्स माने कि मनीष मामा जो हैं MIC में आ रहे हैं? क्या लगता है ये गजानन गावड़े 2 नाम तो ऐसे हैं जो काफी चर्चित हैं। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, जी और ये भी हो सकता है कि एक
ये प्रयास है कि 3 नंबर में ये किसी को ना लेते हुए 2 नंबर से एक्स्ट्रा ले लें। एक एक्स्ट्रा हाँ, वहाँ संख्या भी ज्यादा है वैसे भी कि 3 नंबर को साइलेंट करके 2 नंबर से पर लीड 2 नंबर में लीड कम मिली है टोटल देखा जाए तो। 2 नंबर में एक वजह ये भी रही है कि पिछली परिषद में इन लोगों ने जिस तरह से बायकॉट करा था और नगर निगम नुकसान नगर निगम का होता, बिल्कुल सही तो बात। जनता को वो बात ठीक नहीं लगी थी कि भाई हमने आपको जिताया और आप एक छोटी सी घटना के पीछे रूट पे बैठ गए और इतना लंबा उठे हो कि आप लोग उस तरफ पेड़ करके भी नहीं सोते हो जाते ही नहीं। तो ये भी एक जो लीड कम हुई या कुछ पार्षदों को हारना पड़ा इसकी वजह ये भी एक कारण है। चलिए ठीक है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, यहाँ से तो मान लीजिए अगर सांसद कोटा देखते हैं तो कंचन गिदवानी चुनाव लड़ी, राजेश गोयल जी, योगेश गेंदर, मंत्री तुलसीराम सिलावट जिन्होंने घर घर द्वार द्वार वोटों की दरकार करी उनके लिए। वहाँ से शानू शर्मा चुनाव लड़े जो एकलव्य गौड़ के बहुत नजदीक माने जाते हैं। वहाँ से राकेश जैन चुनाव जीत करके आए वार्ड क्रमांक 85 जो 40 साल पुराने कार्यकर्ता रहे। क्या लगता है किसकी किस्मत खुल सकती है वार्ड क्रमांक विधानसभा 4 से अगर देखा जाए तो? हाँ, कमल लड्डा सर्वाधिक वोटों से तकरीबन 85 वार्डों में 8,000 8,500 से ऊपर 8,500 से ऊपर वोटों से चुनाव जीता। हमें लगता है मौका मिल सकता है। जी वो थोड़े से मतलब खेती चुनाव उनका अभी मतलब जितना उन्होंने भी सीनियर भी है वो जी। एक उम्र के हिसाब से भी। कंचन गिदवानी जो सांसद जी का टिकट है जी, तो सांसद जी का भी तो पावर रहेगा। सांसद जी ने 3 महिलाओं को टिकट दिलवाए। तीन टिकट है, बिल्कुल सही बात है। बात करें जी, तो अच्छा। महाराष्ट्र का टिकट जी, उसमें है पार्टी चलिए में। ठीक है हाँ, तो 4 नंबर से कंचन गिदवानी का टिकट है जो कि बड़े विवादों में रहा, विरोध भी हुआ, क्योंकि चुनाव जीती हो तो सांसद जी का भी विटो रहेगा, हो सकता है वो भी MIC में आ जाए। और मालिनी गौड़ का भी अपना क्योंकि वो विधानसभा है जी तो वो उनकी पसंद से भी एकलव्य गौड़ का जिसका आपने नाम बताया राकेश जैन या बाकी लोग भी हैं जी। वो भी आ सकते हैं। पर हाँ, इसको लेके अच्छी खींचतान बचेगी MIC को लेके। ठीक है, 5 नंबर प्रवीण धारीवाल जी क्या लगता है? प्रणव मंडल, राजेश उदावत, मुद्रा शास्त्री, ये 3 तो बड़े चेहरे हैं ही। मुद्रा शास्त्री तो मान के चलिए कि वीटो पावर था, शंकर लालवानी का टिकट हुआ जो उनका। प्रणव मंडल दूसरी बार के पार्षद हैं। राजेश उदावत सीनियर लीडर भी हैं और बहुत नजदीक भी है महेंद्र हार्डिया का। जी, ये 2 नाम ही मुझे लगते हैं कि राजेश उदावत और प्रणव मंडल ये वहाँ से आते हुए दिखते हैं। एक देवलिया निशा देवलिया तीसरी बार के पार्षद है, उनकी वाइफ भी जीती थी, वो भी लगातार जीते हैं। तो वो भी एक नाम शांत स्वभाव का है और बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं है, लेकिन यदि 3 बार और इस तरह का अनुभव रखेंगे तो मैं समझता हूँ निर्दलीय भी चुनाव जीत गए थे वो। निर्दलीय भी जीते थे पिछली एक बार, बार, जी। महिला भी जीती थी, इस बार वो जीते हैं तो और उनका रेपो भी ठीक ठाक है और ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी में देखा गया है कि जो इस बार ज़्यादा जोर से उछला था, जिन पार्षदों ने महापौर या विधायक के टिकट मांगे थे उनसे तो टिकट काट दिए गए। तो जो शांत रहता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। चलिए ठीक है, राव और सावेर से भी 2 लोग जीत कर आए। इसमें सुरेश कुरवाड़े एक बड़ा नाम है, पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, उसके पहले MIC में रहे भी, रमेश मेंदोला के बहुत नजदीक भी हैं और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको निरंजनपुर का टिकट दे दिया था और उधर मनोज मिश्रा को 33 नंबर वार्ड से अवसर दिया था रमेश मेंदोला ने कि चलिए ठीक है ये सेटलमेंट कर लेते हैं। इधर राव में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने में शामिल बबलू शर्मा बड़ा नाम है, पूर्व में उनकी धर्मपत्नी MIC में थी। क्या लगता है? देखिए, सुरेश कुरवाड़े को तो तुलसी सिलावट के जो पेक्ट हुए थे उसके तहत वहाँ से टिकट दिया गया और ये मान के चले कि वो तो हार जाएगा वहाँ से, क्योंकि चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के साथ में उसकी पुरानी पार्षद काल की छवि भी देखें तो छवि इतनी खराब नहीं है उसकी। लेकिन इधर बबलू शर्मा दूसरे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पार्षद हैं। ठीक है, तो इसमें जातिगत गणित भी देखे जाएंगे MIC में कि अब कौन सा गुट आगे बढ़ाना है, कौन सी जाति आगे बढ़ानी है, जातिगत महिला जातिगत सभी पॉइंट देखे जाएंगे। और सर्वाधिक मतों से जीतने की बात करें तो फिर कमल लड्डा तो सबसे पहले आ ही रहे। बबलू शर्मा के पीछे जो आभा मंडल जिन भी नेताओं का है वो उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं ये हाँ, इसीलिए वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कितनी मेहनत करता है। वर्मा के भाई बलराम वर्मा का टिकट कटवाया। बिल्कुल सही बात। यस। चलिए नेता प्रतिपक्ष अंतिम विषय पर चर्चा कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या लगता है राजेश गोयल जी कौन होगा? सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीत करके आई है चूंकि कांग्रेस से, तो क्या लगता है फिर से फौजिया शेख अलीम की किस्मत खुलेगी या चिंटू चौक से? हो सकती है चिंटू चौक से, वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वे मुखर भी हैं, टीम भी है उनके पास, तो विधानसभा के दावेदार भी है वो 2 नंबर से और अगले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेके जो है वो पिछली बार तो
रह चुकी है जी। मुखिया शेख अली, तो इस बार चिंटू चौक से मौका मिल सकता है। क्या लगता है प्रवीण धारीवाल जी, विनीतिका दीपू यादव तीसरा मुझे- चुनाव वो भी जीती है मुझे अपना, और वही लग रहा संतोष है, गौड़ जो OBC एमआईसी में रहे उनको चुनाव OBC हराया और 3000 प्लस वोटों से चुनाव हराया। ओबीसी कार्ड के कारण यादव का मुझे लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा। और कांग्रेस जो मैंने कहा मुस्लिम वाली अपनी बात शुरुआत करी थी, जी। तो इस बार कांग्रेस उससे बचना चाहेगी। और पिछली बार भी उन्हें इसी शर्त पर मौका मिला था अलीम को कि अगली बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, उस बार तो शायद 2.5 साल की भी बात हुई थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया फार्मूला। ठीक है। लेकिन मुझे अब लगता है कि ओबीसी कार्ड के चलते और संजय शुक्ला की भी राय रहेगी, तो वो कहीं न कहीं यादव परिवार की तरफ उनका झुकाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रहेगा। तो वो भी एक एंगल मुझे लगता है कि यादव, विनीतिका यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकती है। क्योंकि आज ही क्या लगता है, आपको भी लगता है कि विनीतिका दीपू यादव, देखिए- चिंटू चौक से फौजिया शेख अली या कोई चौथा ही नाम आपके जहन में? फौजिया शेख अलीम का परफॉर्मेंस पूरे पिछले 5 साल में कोई इतना ना तो आक्रामक रहा जी, और ना ही ऐसा कि उसको याद रखा जाए। ठीक है। इसलिए फौजिया शेख अलीम में तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि उनका नाम इस पद के लिए लिया जाए। अब चिंटू चौक से प्रभावशाली इस मायने में मानता हूँ मैं कि वो 2 नंबर में कांग्रेस जिंदा है, जी। इसलिए वो संघर्ष करते रहे। पहले मोहन सिंगर साथ में थे, लेकिन अब मोहन सिंगर अब तो भी अकेले राजू अब अकेले भदौरिया का साथ मिल गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं। राजू भदौरिया के साथ मिला तो राजू भदौरिया का तो अपने हिसाब से अब सीधे चंदू शिंदे से पूरे समय लड़ाई लड़ना है, ठीक, ठीक। क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आगे जाके क्या गुल खिलाएगी अभी से नहीं कहा जा सकता। चिंटू चौक से और विनीतिका यादव में मुझे इसलिए थोड़ा ठीक लगता है, संजय शुक्ला के जख्म हरे हैं अभी महापौर पद के हारने से, तो वो चाहेंगे कि 2 नंबर मतलब विनीतिका शुक्ला उनके वार्ड से, उनके विधानसभा क्षेत्र से यदि बनती है तो एक तरह से उनका दबदबा रहेगा। मतलब इस विनीतिका पूरे शुक्ला- चुनाव में एक जो बात 1 नंबर में देखी गई कि ब्राह्मण और यादव में पेक्ट हुआ है। जी, जब ये विनीतिका का टिकट डिक्लेयर होना था उसके पहले संजय शुक्ला दीपू यादव से जाके मिले कि भाई तुम्हें क्या चाहिए बता दो, कहाँ से लड़वाना है। जी, ये सहमति पहली बार इस चुनाव में बनी है कि ब्राह्मण यादव का पेक्ट, ये पेक्ट भविष्य में कायम रहे, इसका लाभ संजय शुक्ला को अपने विधानसभा से यदि फिर से लड़ना है तो यादवों की जरूरत पड़ना है, और यादवों की जरूरत पड़ना है तो उसको इसमें पेक्ट करना पड़ सकता है कि विनीतिका यादव का नाम आगे बढ़ाए, ओबीसी कार्ड भी उसमें हल हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार इस बार पूरा वार्निंग एक साथ रहा। हाँ, तो जातिगत समीकरण सारे हो गए फेल। ब्राह्मणों के दम पर संजय शुक्ला उतरे थे चुनावी मैदान में कि मुसलमान वोट और ब्राह्मण वोट और यादव वोटों का गणित मिलाकर कैसे भी खींचतान के 20-25 हजार वोटों की लीड से वो चुनाव जीत जाएंगे। परंतु ये सारे जो सपने हैं वो धरातल पर धराशायी हो गए, क्योंकि इंदौर की जो जनता है उसने पूरी जागरूकता के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन जो पहले थाम के रखा था आज तक भी थाम करके रखा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ फिर से नगर निगम में अपनी सरकार बना चुकी है। यह थी हमारी निगम चुनाव परिणामों को लेकर के विश्लेषण पर चर्चा। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।